इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की उपयोगिता या लाभ के बारे में। तो सबसे पहला लाभ है प्रबंध और प्रशासन को वैज्ञानिक तार्किक आधार प्रदान किया। वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रयोग हैं, जो तकनीकें हैं, जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए टेलर ने और उनके साथियों ने, उन सब के कारण जो प्रशासन और प्रबंध जो हमारा विषय है उसको वैज्ञानिक और तार्किक आधार मिला। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध की जब तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? लागतों में कमी होती है, उत्पादन अधिक होता है, किस्म में सुधार आता है, क्वालिटी अच्छी होती है वस्तु की, और संसाधनों का सदुपयोग होता है, उनका दुरुपयोग नहीं होता है। तो इसका फायदा जो फैक्ट्री या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मालिक, प्रबंध और श्रमिकों को तो मिलता ही है, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को फायदा मिलता है, क्योंकि लागतों में कमी होती है तो वस्तु उनको सस्ती सुलभ होती है। उसके बाद है श्रमिकों को क्या क्या लाभ होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। अधिक पारिश्रमिक मिलता है। हमने विभेदात्मक मजदूरी में देखा, यदि कोई श्रमिक ज्यादा काम करता है मानक से तो उसको ज्यादा पारिश्रमिक प्राप्त होता है। उसके बाद है कार्य दशाओं में सुधार होता है, थकान में कमी होती है, योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार उसको काम प्राप्त होता है। इसके बाद है मानसिक क्रांति, सहयोग, सौहार्द के कारण क्या हुआ? श्रम, प्रबंध और मालिक, इन तीन में हित समन्वय हुआ। हमने मानसिक क्रांति में पढ़ा, उसमें कहा गया है कि श्रमिकों और प्रबंधकों के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि संयोग में ही समृद्धि निहित है। इसलिए लाभ बांटने के बजाय लाभ बढ़ाने पर ध्यान लगाएं। इसके बाद आखिरी है प्रबंध और प्रशासन में आगे के जो अनुसंधान हुए उनका मार्ग इसने प्रशस्त किया। उसमें खास तौर से हम निर्णयन प्रक्रिया पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन की, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हर्बर्ट साइमन प्रबंध को विज्ञान बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अब हम लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना या कमियां क्या क्या है। विभिन्न विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध की बहुत सी आलोचनाएं और कमियां बताई हैं, उन सबको अपने को ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न ये आता है, आज का आपका प्रश्न यही रहेगा कि वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तब आपको वैज्ञानिक प्रबंध का परिचय, उसकी परिभाषा इत्यादि, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें, उसका उपयोग जो अभी जस्ट पहले बताया है, और उसके बाद उसकी आलोचनाएं लिख के फिर अंत में निष्कर्ष देना होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनाएं क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला तो प्रबंधकों ने खुद ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो स्व विवेक है, हमारा जो खुद का ज्ञान है, आप उस पर तो ध्यान नहीं देते हो और उसके ऊपर वैज्ञानिक विधियां थोपने का प्रयास करते हो, और हमारी खुद की कई समस्याएं हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। क्योंकि टेलर की ये एक बड़ी कमी है कि वो नीचे के स्तर पर ध्यान देता है, यानी श्रमिक स्तर पर ज्यादा फोकस करता है, ऊंचे के स्तर यानी प्रबंधकों की जो समस्याएं हैं उसको नजरअंदाज करता है। फिर दूसरा आया, कुछ श्रमिक संघ जो थे, लेबर यूनियन, उन्होंने काफी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी जो सामूहिक सौदेबाजी करने की जो शक्ति है, कि हम सब मिल के रहते हैं और एक साथ जो है डील करते हैं फैक्ट्री मालिकों के साथ, उसको आप नष्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल लेते हो। उसके बाद है एक प्रथम श्रेणी श्रमिक की कल्पना की टेलर ने। प्रथम श्रेणी श्रमिक वह है जो अधिक कार्य करे। सिंपली आप इतना ही समझे कि ज्यादा से ज्यादा कार्य करके ज्यादा से ज्यादा वेतन या पारिश्रमिक कमाने के बारे में सोचता है, वह प्रथम श्रेणी श्रमिक है। तो उसकी कल्पना टेलर ने की। तो वहाँ जो श्रमिक संघ है उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी श्रमिक कोई होता ही नहीं है वास्तव में, और इस प्रकार की कल्पना से आप क्या करोगे कि जो प्रथम श्रेणी श्रमिक नहीं है, यानी जो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, उसको आप बाहर निकाल दोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अधिक कार्य करेगा यदि एक श्रमिक, तो उसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, वो बीमार हो जाएगा, थकान होगी।
उसके बारे में ये बिल्कुल खामोश है। फिर कहा कि श्रमिकों पर, जैसे प्रबंधकों पर वैज्ञानिक विधियां लादने का प्रयास है, थोपने का प्रयास है, वैसे ही श्रमिकों पर वैज्ञानिक विधियां थोपने का प्रयास करता है। फिर कहा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अधिक विशिष्टीकरण, टेलर का क्रियात्मक फोरमैनशिप विशिष्टीकरण पर आधारित है, यानी हर एक व्यक्ति एक विशेष कार्य ही करेगा, अन्य कार्य नहीं करेगा। आपने देखा होगा जीवन में कि जब आप एक ही प्रकार का कार्य करते रहते हैं तो आप उस कार्य से ऊब जाते हैं, नीरस लगने लगता है वो कार्य। तो फिर यही बात श्रमिक के साथ हो जाएगी, इसलिए कहा कि अधिक विशिष्टीकरण से नीरसता उत्पन्न होगी श्रमिक में, वो कार्य छोड़ के जा सकता है। फिर लिखा है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, जो एल्टन मेयो ने जो चीज फाइंड आउट की कि मानवीय पक्ष सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा, यानी यह केवल और केवल आर्थिक कारक पर, यानी श्रमिक यहाँ कार्य करता है केवल धन कमाने, लेकिन आसपास का वातावरण, उसका परिवार, उसके मित्र, रिश्तेदार आदि से संबंधित जो बातें हैं उनकी ये पूरी तरह उपेक्षा करता है। फिर एक और आया बड़ा महत्वपूर्ण, जैसा कि क्रियात्मक फोरमैनशिप में टेलर ने क्या किया था कि क्रियान्वयन और नियोजन को अलग अलग दो भागों में बांट दिया, 4 फोरमैन क्रियान्वयन के लिए, 4 फोरमैन नियोजन के लिए। तो ये पृथक्करण करना गलत बताया। इसका कारण यह है कि जब पृथक्करण होता है तो योगदान किसका है यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। योगदान ज्ञात करना, योगदान का मतलब यह हुआ कि जब कार्य सफल हुआ तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि क्रियान्वयन पक्ष का ज्यादा योगदान था या नियोजन का। इसलिए कहा गया है कि ये जो पृथक्करण किया गया है यह गलत है। और अंत में हम टेलर का एक बार पुनः निष्कर्ष यदि लेना चाहें तो निष्कर्ष हम यही कहेंगे कि टेलर अपने समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक चिंतक थे। उन्होंने जो तकनीकें, जो प्रयोग बताए वो भले ही आज आपको साधारण लगते हैं, लेकिन उनका महत्व उस दौर में भी था और आज भी है। इसीलिए प्रत्येक संगठन में न्यूनाधिक रूप से वैज्ञानिक प्रबंध आज भी विद्यमान है। धन्यवाद।